वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी के कबीले के लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाहियों पर हमला हुआ था। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो हर तरफ बिखरी हुई लाशें देखकर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान, जुज्जान और कबीले के तमाम लोगों के औसान खता हो जाते हैं। और जुज्जान कहता है, सिपाहियों मोहतात हो जाओ। हाइमा खातून गम से निढाल होती है। इसी दौरान एक सिपाही आरिफ साहब के पास जाता है और उनकी चलती हुई सांसें सुनकर कहता है, आरिफ साहब जिंदा हैं। यह सुनकर हाइमा खातून और जुज्जान तेजी से आरिफ साहब के पास जाते हैं और जुज्जान कहता है, सिपाहियों जल्दी से स्ट्रेचर लाओ और आरिफ साहब को कबीले ले जाओ। इसी दौरान हलीमा सुल्तान को अर्तुगरुल गाजी का खंजर मिलता है जिसके साथ खून लगा होता है। हलीमा सुल्तान रोते हुए खंजर उठा लेती हैं और कहती हैं, अर्तुगरुल आप कहाँ हैं? इसी दौरान हाइमा खातून की नजर बामसी पर पड़ती है और वो भागती हुई बामसी के पास जाती है और जोर जोर से पुकारती है, बामसी मेरे बेटे, बामसी मेरे बेटे। जुज्जान बामसी की धड़कन सुनने की कोशिश करता है और फिर कहता है, बामसी जिंदा नहीं रहा। यह सुनकर हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून बहुत रोती हैं। हाइमा खातून बामसी को जोर जोर से झंझोड़ती है और इसी दौरान बामसी आंखें खोलता है और बगैर कुछ बोले कुछ देर बाद वापस बंद कर लेता है और जुज्जान जोर जोर से चीखता है, सिपाहियों स्ट्रेचर लाओ। हलीमा सुल्तान कहती है, अम्मी जान अर्तुगरुल लापता है। यह सुनकर हाइमा खातून बहुत रोती है। ये देखकर जुज्जान कहता है, हम अपने भाई को ढूंढेंगे चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए। फिर वह सिपाहियों से कहता है, इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान मारो, हर दरख्त की तह और हर पत्थर के नीचे देखो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, खाने बाजार जाओ और अमीर सादुद्दीन को इतला दो, वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ और सुल्तान मुअज्जम को भी खबर दो। इसके बाद करेजा हिसार किले में आप देखेंगे आरिस जख्मी होता है और उसका कमांडर उसे एक कमीज पहनाता है। फिर आरिस कहता है, जो खुशी मुझे अर्तुगरुल को दबोचने में मिली वो पहले कभी नहीं मिली। इस पर वहां मौजूद उसका कमांडर कहता है, अर्तुगरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसा सुरमा जो तलवारबाजी में शोहरत रखता हो वही पूरा कर सकता है। यह सुनकर आरिस कहता है, अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया से चले जाएंगे या फिर हमारी तलवारों से अर्तुगरुल की तरह मरेंगे। इसके बाद आप देखेंगे असलहान खातून चावदार कबीले में कालीनों के कारखाने में मौजूद हैं। इसी दौरान उनका सिपाही किरजा काई कबीले के सिपाही के साथ आता है और काई सिपाही असलहान खातून को बताता है कि असलहान खातून अर्तुगरुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए गात लगाकर हमला हो गया। हमारे जो सिपाही उनके साथ थे वो तमाम शहीद हो गए। आरिफ साहब और बामसी बुरी तरह जख्मी हैं। यह सुनकर असलहान खातून पूछती हैं, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? इस पर वो सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनकर असलहान खातून कहती हैं, घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कोपे खाने बाजार की सराय में बैठकर फल खा रहा होता है। इसी दौरान उसका सिपाही उसके पास आता है और कहता है, काई कबीले से जुज्जान साहब का सिपाही आया है, उन्हें हमले की खबर मिली थी, उन्हें सिपाहियों की लाशें मिली हैं और बामसी और आरिफ साहब को तशवीशनाक हालत में वापस कबीले ले गए हैं। यह सुनकर कोपे पूछता है, और अर्तुगरुल? इस पर वो सिपाही को जवाब नहीं देता तो कोपे कहता है, बोलो यार अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ? इस पर वो सिपाही कहता है, अमीर अली कदर अर्तुगरुल का सुराग अभी तक नहीं मिला, उन्होंने अर्तुगरुल साहब को तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। यह सुनकर कोपे कहता है, वहां अपने आदमी भेजो, उन्होंने अर्तुगरुल को तलाश करना है। अगर वो मुर्दा मिलता है तो आला, लेकिन अगर वो जिंदा मिले तो तुम जानते हो कि क्या करना है। और फिर कहता है, आरिफ साहब और बामसी जिंदा हैं, तुम फौरन अपने तबीब को बुलाओ और उसे फौरन कबीले भेजो। अगर आरिफ साहब और बामसी कुछ जानते हैं तो उसे जो जरूरी है वो करना है। यह सुनकर सिपाही वहां से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले के ढोल बज रहे होते हैं और इसी दौरान सिपाही आरिफ साहब और बामसी को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। जब कबीले के लोग आरिफ साहब और बामसी को इस हालत में देखते हैं तो पूरे कबीले में हलचल मच जाती है और लोग पूछते हैं, हमारे सरदार अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? ये किसने किया है? इसी दौरान हफ्सा खातून की नजर बामसी पर पड़ती है तो वो भागती हुई बामसी के पास जाती है और जब वो बामसी की हालत देखती है तो बहुत ज्यादा रोती है और चीख चीख कर कहती है, बामसी उठ जाओ। इसके बाद सिपाही आरिफ साहब और बामसी को उठाकर तिबी खेमे में ले जाते हैं और इसी दौरान वहां कोपे का भेजा हुआ तबीब आ जाता है और सिपाही से कहता है, मैं एक तबीब हूँ और मुझे अमीर अली कदर ने यहाँ मामूर किया है। यह सुनकर वहाँ मौजूद हफ्सा खातून और तमाम सिपाहियों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और हफ्सा खातून कहती हैं, मैं इन्हें छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी, ये मेरे शौहर हैं। इस पर तबीब कहता है, खातून ऐसा नहीं होता, ये एक तबीब का काम है। लेकिन हफ्सा खातून
खातून वहाँ से बाहर जाने से इनकार कर देती हैं और इसके बाद तबीब मजबूरन इलाज शुरू कर देता है। और दूसरी जानिब अर्तगल साहब के घर वाले और उनके कबीले के लोग जंगल में उन्हें तलाश कर रहे होते हैं। और इसी दौरान आप देखेंगे तिबी खेमे में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है और आंखें खोलते ही कहता है, अर्तगल भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। फिर अफसा खातून पूछती है, बामसी आपकी ये हालत किसने की, कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया। इस पर बामसी कहता है, मैं नहीं जानता, उनके चेहरे ढके हुए थे। और इसी दौरान बामसी को जंग का सारा मंजर याद आता है। तो नाज़रीन, इसी दौरान सीजन 3 का आपको वो सीन दिखाया जाएगा जब अर्तगल गाजी जमीन पर गिर गए थे और आरिस उन्हें कत्ल करने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है। लेकिन इससे पहले कि आरिस का वार अर्तगल गाजी तक पहुंचता, बामसी आकर उसके वार को नाकाम बनाता है और आरिस और बामसी में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई के दौरान बामसी आरिस को जख्मी कर देता है। ये ख्याल आते ही बामसी कहता है, मैंने एक डाकू को जख्मी कर दिया था। ये सुनकर कोपे का तबीब बड़े तजस्सुस से पूछता है, अर्तगल साहब का क्या हुआ, वो कहाँ है। इस पर बामसी कहता है, भाई जख्मी थे। और इसी दौरान बामसी को फिर मैदान जंग का ख्याल आता है। जब बामसी ने आरिस को शदीद जख्मी कर दिया था तो इसी दौरान 2 सलीबी सिपाहियों ने बामसी पर हमला कर दिया था। और जब बामसी उनसे लड़ता है तो 2 और सलीबी सिपाही आरिस को लेकर वहां से चले जाते हैं। और बामसी अपने ऊपर हमला करने वाले सिपाहियों को मारकर जल्दी से अर्तगल गाजी के पास जाता है और जोर जोर से भाई भाई पुकारता है। और फिर वहां मौजूद अपने सिपाहियों से कहता है, जल्दी से अर्तगल साहब को यहाँ से ले जाओ। इस पर वहां मौजूद 2 सिपाही अर्तगल साहब को घसीट कर वहां से ले गए थे। और दूसरी जानिब काई कबीले के लोगों को 2 सिपाहियों की लाशें मिलती हैं जो मैदान जंग से थोड़ी दूर शहीद पड़े होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको बताते चले, ये 2 सिपाही वही सिपाही थे जो अर्तगल गाजी को मैदान जंग से लेकर जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ असलहान खातून आती हैं और वो हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून से पूछती हैं, ये किसने किया। इस पर हाइमा खातून कहती हैं, हम नहीं जानती मेरी बेटी। यह सुनकर असलहान खातून कहती हैं, अम्मी जाना परेशान मत हूँ, हम अर्तगल साहब को ढूंढ लेंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अर्तगल साहब को नीचा दिखा सकें। इसी दौरान सादुद्दीन कोपेक अपने लाओ लश्कर के साथ जंगल में पहुंच जाता है और वो हाइमा खातून को देखकर दिखलावा करते हुए कहता है, गुप्तोग मेरे सिपाही, तमाम सिपाहियों को अहकामात दो कि अर्तगल साहब की तलाश में शामिल हो जाएं। जब तक हम अपने सरदार आला को तलाश नहीं कर लेते कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद कोपेक हाइमा खातून के पास आता है और उनसे कहता है, जैसे ही मुझे इस सफाकी का पता चला मैं फौरन चला आया। यह सुनकर जुजान कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो अमीर हजरत। इसके बाद कोपेक वहां से चला जाता है। इसके बाद के रजैसार किले में आप देखेंगे कमांडर आरिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और वो शराब का गिलास उठाए हुए कहता है, हमने अपने सबसे वहशी दुश्मनों में से एक को शिकस्त दे दी। मैं अपने सुरमाओं के एजाज में ये मैकशी कर रहा हूँ। मैं इस फतह के एजाज में एक अजीम जश्न का भी एहतमाम करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसी दौरान उस कमरे का दरवाजा खुलता है और 2 सिपाही उस कमरे में एक संदूक लेकर दाखिल होते हैं और उस संदूक को आरिस के पास रख देते हैं। आरिस वो संदूक खोलता है और उसमें से एक तलवार निकालता है जो कि अर्तगल गाजी की होती है। आरिस वो तलवार सिपाही को दिखाते हुए कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है, हमने अर्तगल की रूह को जहन्नुम वासिल कर दिया है और अब हम उसके सबसे कीमती असासे को रौंदेंगे। इसके बाद आरिस उस तलवार को जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद आरिस और वहां मौजूद तमाम सिपाही एक एक करके उस तलवार को रोनते हुए गुजरते हैं। और दूसरी जानिब जंगल में अर्तगल गाजी के कबीले के लोग रात की तारीकी में भी अर्तगल गाजी को तलाश कर रहे होते हैं और वो अर्तगल साहब पुकारते हुए अर्तगल को ढूंढ रहे होते हैं। जुजान कहता है, अर्तगल साहब को तलाश किए बगैर कोई वापसी नहीं। और इसी दौरान हफ्सा खातून भी भागती हुई पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, हफ्सा मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर हफ्सा खातून कहती हैं, अम्मा हाइमा, बामसी ने अपनी आंखें खोल ली हैं। यह सुनकर हाइमा खातून बहुत खुश होती हैं और फिर कहती हैं, अच्छा तो अर्तगल साहब कहाँ हैं, क्या बामसी ने कुछ बताया। इस पर हफ्सा खातून कहती हैं, उन्होंने हमला आवरों को नहीं देखा और अर्तगल साहब को हमारे 2 सिपाहियों ने कहीं मुंतकिल कर दिया था। यह सुनकर हलीमा सुल्तान कहती हैं, अम्मी जान, हमने जो 2 सिपाही देखे थे वो वही थे, अगर अर्तगल साहब भी शहीद हो गए हुए तो। यह सुनकर हाइमा खातून कहती हैं, हलीमा होश करो, अपने आप को संभालो, हो सकता है वो हमारे सरदार को छुपाने के बाद शहीद हुए हों। हलीमा सुल्तान गम की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती तो हाइमा खातून उन्हें सहारा देती हैं और कहती हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगी, हम मेरे जवान को ढूंढेंगे, चलो सिपाहियों तलाश जारी रखो। इसके बाद वो तमाम लोग अर्तगल साहब पुकारते हुए
ہوئے پھر ارطغرل غازی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور دوسری جانب کوپیک حالی بازار کے سرائے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور کوپیک سے کہتا ہے امیر حضرت، کائی قبیلے پر مامور ہمارے طبیب کا پیغام آیا ہے۔ بامسی نے بتایا ہے کہ ان پر ڈاکو نے حملہ کیا مگر اس نے ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے اعلیٰ۔ تو آرس نے اس معاملے کو خاموشی سے اور محتاط انداز میں طے کیا۔ اچھا، تو کیا بامسی نے ارطغرل صاحب سے متعلق کوئی معلومات فراہم کی؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے وہ نہیں جانتا ارطغرل کہاں ہے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے گپتوک، جب تک ارطغرل ہمیں زندہ یا مردہ نہیں مل جاتا ہمیں چین نہیں ملے گا۔ اپنے آدمیوں سے کہو اسے جلد از جلد تلاش کریں۔ یہ سن کر گپتوک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلطان علاؤالدین ایک قبیلے میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس ترگت آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں سپاہی ترگت، ارطغرل صاحب اور سپاہیوں پر رستے میں گات لگا کر حملہ کیا گیا۔ یہ سن کر ترگت پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے حملہ ہو گیا، کس نے کیا؟ سلطان معظم، کس نے ان پر گات لگا کر حملہ کیا ہے؟ اس پر سلطان کہتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ حملہ کس نے کیا۔ بدقسمتی سے زیادہ تر سپاہی جام بحق ہو گئے، صرف 2 سپاہی زخمی بچ گئے۔ یہ سن کر ترگت بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر سہمے ہوئے انداز میں پوچھتا ہے ارطغرل صاحب۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب گمشدہ ہیں، ان کا کہیں کوئی سراغ نہیں، کائی ان کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب تمہارے لیے ایک حکم ہے، اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لو اور سیدھا اپنے قبیلے واپس جاؤ اور معاملے کی تحقیقات کرو، پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا تھا اور یہ جال کس نے بچھایا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب کو ڈھونڈے بغیر واپس نہ آنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ ترگت انتہائی غصے میں کہتا ہے سلطان معظم، جو آپ کا حکم۔ اس کے بعد ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل کو تلاش کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے اور کائی قبیلے کے لوگ صبح ہونے کے بعد بھی ارطغرل صاحب پکارتے ہوئے ارطغرل غازی کو جنگل میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے اما حائمہ، ہمیں قریب ہی ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سنتے ہی حائمہ خاتون سمیت تمام قبیلے کے لوگ اس سپاہی کے ساتھ اس طرف بھاگتے ہیں جس طرف اس نے لاش دیکھی تھی، اور جب وہ بھاگتے ہوئے اس لاش کے پاس پہنچتے ہیں تو اس لاش سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے اور حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اسی دوران حلیمہ سلطان کو اس لاش کے ہاتھ پر انگوٹھی نظر آتی ہے تو وہ اس لاش کے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ خاتون حلیمہ سلطان کے ہاتھ کو پیچھے کرتی ہیں اور خود ہی اس جلی ہوئی لاش کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لیتی ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون اس انگوٹھی سے کالک صاف کرتی ہیں اور پھر جب وہ انگوٹھی کو غور سے دیکھتی ہیں تو وہ ارطغرل کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی حلیمہ خاتون زور زور سے روتی ہیں اور حلیمہ سلطان حلیمہ خاتون سے انگوٹھی لے لیتی ہیں اور انگوٹھی دیکھنے کے بعد حلیمہ سلطان بھی بہت روتی ہیں۔ یہ دیکھ کر زوجان بھی اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے بھائی بھائی، اور بہت روتا ہے اور چاودار قبیلے اور کائی قبیلے کے تمام سپاہی زار و کتار ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان، ہمارے انمول دل کو جلا دیا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں میرے شہزادے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان، زوجان اور حلیمہ خاتون دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور ایک صلیبی سپاہی یہ سارا منظر چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب سعد الدین کوپیک حالی بازار کے سرائے میں بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس اس کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے امیر حضرت، آخر کار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ یہ سن کر کوپیک ایک گہری سانس لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے جناب، ارطغرل صاحب کی لاش جلی ہوئی ہے۔ یہ سن کر کوپیک حیرانگی سے پوچھتا ہے جلی ہوئی حالت میں کیا مطلب؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے جی جناب، انہوں نے ارطغرل صاحب کی نشاندہی اس انگوٹھی سے کی جو وہ کمان کھینچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے یہ گورنر کس قسم کا بدماش قاتل ہے؟ کیا اسے قتل کر دینا اس کے لیے کافی نہ تھا کہ اس نے اسے جلا بھی دیا؟ پھر کوپیک کہتا ہے ہم نے سب سے پہلا کام ارطغرل صاحب کے جنازے میں شرکت کرنا ہے، ہمارا اصل کام جنازہ ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ تو ناظرین، سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔